बात जब भारत के भविष्य की होती है तो हम सब कुछ अच्छा होता हुआ देखना चाहते हैं। मंचों से भी दावे किए जाते हैं कि आने वाला समय हमारा है, लेकिन इन सारी चीजों के इतर एक सच ये भी है कि दुनिया बदल रही है। मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध अब सिर्फ दो देशों के बीच का युद्ध नहीं रह गया है। ये युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था और ग्लोबल पावर सेंटर को बदलने की ताकत रखता है और इसका असर आने वाले समय में भारत पर भी पड़ने वाला है। ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि मंचों से होने वाले दावों में और हमारी महत्वाकांक्षाओं में कितनी ताकत है। इसी को समझने के लिए हमने एक साल चुना, साल 2035। इस वीडियो में हम उसी साल के इर्द गिर्द के भारत की तस्वीर उकेरने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले ये सवाल उठता है कि 2035 ही क्यों, 2040 क्यों नहीं, 2030 क्यों नहीं? इसका जवाब ये है कि अगर हम भारत की नीतियां, दुनिया भर की रिपोर्ट्स और हमारी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस को एक साथ उठा करके देखते हैं तो एक दिलचस्प चीज सामने निकल के आती है। लगभग हर ग्राफ, हर रोड मैप, हर विंडो एक ही टाइमलाइन पर आकर के मिलता है और वो समय है साल 2030 से 2035 के बीच। यही वो विंडो है जब भारत के तमाम बड़े बदलाव एक साथ मैच्योर हो रहे होंगे। तो अब सबसे पहले सबसे जरूरी बात, पैसा यानी इकोनॉमी। वर्ल्ड बैंक, मॉर्गन स्टैनली, PwC और ऐसी तमाम संस्थानों की माने तो साल 2035 तक भारत की GDP लगभग 10 से 11 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी, यानी विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इन्हीं रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले समय में भारत वर्ल्ड GDP ग्रोथ का लगभग 20% तक का हिस्सेदार हो सकता है। वहीं नीति आयोग और तमाम अर्बन स्टडीज की माने तो साल 2035 तक भारत की GDP का लगभग 70% हिस्सा मेगा सिटीज और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कवर करेंगे। काफी दमदार आंकड़े हैं ना, लेकिन समस्या भी इन्हीं आंकड़ों में छिपी हुई है। मुद्दा ये है कि GDP का साइज भविष्य तय नहीं करता, बल्कि GDP का स्ट्रक्चर भविष्य तय करता है। भारत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल और अन्य ईंधन विदेशों से इंपोर्ट करता है और मिडिल ईस्ट में चल रहे मौजूदा हालात सीधे हमारी अर्थव्यवस्था पर असर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर ग्रोथ शहरी हुई और उस हिसाब से नौकरियां नहीं बढ़ी तो ये ग्रोथ असमानता में बदल जाएगी। 2035 तक मिडिल क्लास बढ़ेगा, यानी कंजप्शन बढ़ेगा, टेक, AI, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर सेक्टर तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर उसी रफ्तार से नौकरियां नहीं बढ़ी तो यही ग्रोथ बेरोजगारी, शहरी गरीबी और ओवर क्राउडेड शहर पैदा करेगी। जब भी ग्लोबल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो जॉब का प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसीलिए अगर ये ग्रोथ सिर्फ शहरी रही और छोटे कस्बों गाँव तक ये ग्रोथ नहीं पहुंची तो 10 ट्रिलियन डॉलर की ये इकोनॉमी गरीबों और अमीरों के बीच की खाई को और गहरा कर देगी। इसलिए 2035 की असली परीक्षा GDP नहीं बल्कि जॉब डेंसिटी होगी। UN के प्रोजेक्शंस बताते हैं कि 2035 तक भारत की आबादी लगभग 150 से 160 करोड़ की हो जाएगी, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। कहानी सिर्फ जनसंख्या की नहीं है, कहानी जनसंख्या के आकार और प्रकार की। इसमें भी भारत एक युवा देश रहेगा और देश को युवा रखने में उत्तर भारत के राज्यों जैसे UP, बिहार, राजस्थान इनकी सबसे बड़ी भूमिका होगी। इसका परिणाम ये होगा कि कंपटीशन बढ़ेगा, अर्बन माइग्रेशन बढ़ेगा और नौकरियों की जरूरत हद से ज्यादा बढ़ेगी। हर एक्सपर्ट एक बात मानता है कि भारत के लिए 2035 एक ऐसा विंडो है जहां हमारी डेमोग्राफी हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है या हमारे लिए सबसे बड़ा प्रेशर भी। UN हैबिटेट के मुताबिक 2035 तक भारत की लगभग 43% आबादी शहरी होगी, यानी लगभग 67 से 68 करोड़ लोग। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन वेव होगा। आज के मुकाबले करीब 20 करोड़ अतिरिक्त लोग गांवों से शहरों की तरफ शिफ्ट होंगे। वर्ल्ड बैंक और दूसरी स्टडीज बताती हैं कि ये ग्रोथ सिर्फ बड़े शहरों तक नहीं होगी, बल्कि छोटे शहर जैसे लखनऊ, चेन्नई ये नए इकोनॉमिक पावर हाउस बनेंगे। 2035 का भारत सिर्फ मेट्रो इंडिया नहीं होगा, बल्कि एक नया भारत जन्म लेगा जिसको हम कॉरिडोर इंडिया बोलेंगे, जिसमें होंगे हाईवेज के साथ साथ फैले हुए इंडस्ट्रियल टाउन, लॉजिस्टिक हब और मेगा रियल एस्टेट क्लस्टर्स। अब इसमें ये समस्या है कि ये प्रोजेक्शंस ये मान करके चलती हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, शहरों का दायरा बढ़ेगा, मूलभूत सुविधाएं बेहतर होंगी, लेकिन अगर इसमें से एक भी चीज फेल हुई तो ये शहरीकरण प्लैन्ड सिटीज नहीं बल्कि बस्तियों में तब्दील हो जाएगी। भीड़ लेकर के आएगी अधिक तनाव और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अतिरिक्त दबाव। इसलिए 2035 का भारत गवर्नेंस की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा और ये सवाल पैदा करेगा कि क्या ये शहर पानी, ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट और हाउसिंग जैसी चीजों के लिए तैयार हैं। इसके लिए अगर हमारी गवर्नेंस ने आज से तैयारी शुरू नहीं की तो ये शहर रहने लायक नहीं बचेंगे। 2020 में आई NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक टारगेट है
कि 2035 तक हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट को 50% तक बढ़ाया जाए। कागजों पर ये आंकड़े बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए 2035 तक हमें करीब 8.5 करोड़ अतिरिक्त छात्र छात्राओं को हायर एजुकेशन से जोड़ना होगा, यानी आज के मुकाबले लगभग 85% ज्यादा। ये सिर्फ नए कॉलेज यूनिवर्सिटीज खोल करके कर पाना संभव नहीं है। रिपोर्ट्स साफ कहती हैं कि डिजिटल यूनिवर्सिटीज, ऑनलाइन क्रेडिट कोर्स, वर्चुअल लर्निंग ये ऑप्शन नहीं, जरूरत बन चुके होंगे। अब दिक्कत ये है कि इनरोलमेंट बढ़ाना आसान है, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना बहुत मुश्किल। पॉलिसीज एजुकेशन को मेजर कर सकती हैं, लेकिन स्किल सेट को मेजर करने का कोई भी क्लियर फ्रेमवर्क आज भी हमारे पास नहीं है। तो जैसा कि इस वीडियो में मैंने पहले भी कहा कि अगर ये गैप नहीं भरा गया तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा सबसे बड़ा डेमोग्राफिक प्रेशर बन जाएगा, जिसका परिणाम होगा पढ़े लिखे लेकिन अंडर स्किल्ड अनएम्प्लॉयड युवा। अब बात करते हैं एनर्जी की। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह वादा किया है कि 2030 तक भारत अपनी एनर्जी का 50% हिस्सा तेल और कोयले से पैदा न करके हवा, सूरज और दूसरे क्लीन रिसोर्सेज से पैदा करे और साथ ही कार्बन इंटेंसिटी में 45% तक की कटौती करेगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और नीति आयोग की रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2035 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट्स में होगा। अब यहाँ एक समस्या ये है कि अभी तक एनर्जी ट्रांजिशन एक क्लाइमेट का इशू था, लेकिन अब ये नेशनल सिक्योरिटी का भी एक इशू बन गया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के इंस्टेबिलिटी का मतलब है ऑयल सप्लाई पर लगातार खतरा। इसलिए ईवीज, सोलर पावर, ग्रीन हाइड्रोजन ये ट्रेंड नहीं बल्कि जरूरत बन चुके हैं। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर और इंडियन एनर्जी स्टडीज को देखें तो 2030 से 35 का विंडो मेक इट और ब्रेक इट विंडो है, क्योंकि अगर आज के दौर में कोल फेज आउट क्लियर नहीं हुआ, ग्रिड इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा, एडॉप्टेशन पर खर्च नहीं हुआ, तो 2035 का भारत क्लीन एनर्जी का लीडर कम क्लाइमेट स्ट्रेस का हॉटस्पॉट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हीट वेव्स, वाटर स्ट्रेस, अर्बन फ्लडिंग ये अब कल्पनाएं नहीं हैं बल्कि ये हकीकत में दिखने लगे। इसका मतलब है कि 2035 का भारत क्लीन एनर्जी का लीडर भी हो सकता है और क्लाइमेट इम्पैक्ट का ग्राउंड जीरो भी। 2035 का जॉब मार्केट 3 हिस्सों में बटा होगा। पहला, हाई स्किल्ड जॉब जैसे टेक, रोबोटिक्स, डेटा, इन सब से जुड़ी हुई नौकरी। दूसरा, गिग इकोनॉमी यानी कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग, इन चीजों से जुड़ी हुई नौकरी। और तीसरी कैटेगरी होगी लो स्किल और ऑटोमेशन से खत्म हो रही नौकरियां। साथ ही मौजूदा हालात की वजह से एक नया सेक्टर तेजी से उभरेगा, जो कि होगा डिफेंस और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज। अब स्किलिंग भारत की सबसे बड़ी जरूरत हो जाए, यानी जहां सीखना बंद वहां ग्रोथ पर। 2035 का इंडो पैसिफिक दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल थिएटर होगा। ऐसे में भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि सप्लाई चेन हब और एक पावर सेंटर भी बन सकता है। लेकिन सवाल और डर इतना है कि क्या हमारी आंतरिक चुनौतियां हमें बाहर चमकने देंगी, और साथ ही अगर दुनिया इतनी ही अनस्टेबल रही तो भारत की ग्रोथ प्रेडिक्टेबल नहीं बल्कि वोलेटाइल हो जाएगी। तो 2035 का भारत एक पावरफुल इकोनॉमी बन सकता है, एक हाईली अर्बनाइज्ड नेशन बन सकता है, एक क्लीन एनर्जी का लीडर बन सकता है। लेकिन ये सब अपने आप नहीं होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमें ये देखने को मिला है कि दुनिया बदलते देर नहीं लगती। इसलिए आप कोई भी रिसर्च, कोई भी डेटा उठा करके देखिए तो आपको एक ही चीज समझ में आएगी कि 2035-40 या भविष्य का भारत कैसा होगा, ये इस दशक में लिए गए फैसलों पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। तो 2035 का भारत युवा मगर थोड़ा उम्र दराज हो, अमीर पर असमानता के साथ होगा, ज्यादा शहरी, ज्यादा डिजिटल, ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन कई चुनौतियों के साथ। अगर जॉब क्रिएशन, क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट एडाप्टेशन पर गैप रहा तो 2035 का भारत ओवरक्राउडेड, असमानता से भरा और प्राकृतिक चुनौतियों से जूझता भारत भी हो सकता है। आखिर में सवाल ये नहीं है कि 2035 का भारत कैसा होगा, सवाल ये है कि आज के पॉलिसी मेकर्स, आज के नागरिक, आज के छात्रों के तौर पर हम इस देश को क्या बना रहे हैं।